Hello दोस्तों, welcome to Siddhi. So today we are going to discuss the current affairs from 1st to 4th February. आज का session is going to be little different from our usual sessions क्योंकि आज हम interim budget के बारे में सारी details discuss करने वाले हैं. That is going to be the topic for discussion today. ठीक है, budget इंटरिम बजट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्पेशली मेरी प्रेपरेशन के दौरान भी आई यूज टू फोकस अ लॉट ऑन बजट क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे यूजफुल स्कीम्स, डाटा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, बहुत सारी गवर्नमेंट की विजन, लॉन्ग टर्म डिफरेंट एरियाज में गवर्नमेंट के टारगेट्स क्या है, फंडिंग कितनी रहेगी, कितना अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं, ये सब जानने के लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो हर साल हर एस्पिरेंट को मुझे लगता है ये चीज़ें तो दो चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए. ठीक है, बहुत डिटेल में भी नहीं जाना है. यू डू नॉट हैव टू डू द PhD ऑन ऑल दिस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. आपका मोटिव सिर्फ ये रहना चाहिए जो उसमें से एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट है, स्कीम्स है, डाटा है, एग्जाम्पल्स है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सके. एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट हेयर. बहुत ही ब्रीफ सी डिस्कशन है बट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले इस साल का बजट स्पेशल है. क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है. ठीक है, दिस ईयर वी आर गोइंग टू सी इलेक्शंस इन लोकसभा. मोदी जी एंड राहुल जी दे आर गोइंग टू बी फेस टू फेस अगेन. 10 साल की टर्म तो मोदी जी ने कंप्लीट कर रही है. नेक्स्ट देखते हैं कौन आएगा. राइट, सो इस साल अप्रैल में वी आर एक्सपेक्टिंग 16 अप्रैल को प्रोबेबली इलेक्शंस होने वाले हैं. दैट मीन्स आपकी मई या जून से आप कह सकते हैं न्यू गवर्नमेंट में से ही कह लीजिए, न्यू गवर्नमेंट विल बी देयर इन योर लोकसभा. राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट. आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए इंटरिम का मतलब क्या है, इंटरिम बजट क्यों आया है. हर साल रेगुलर बजट पेश होता है बट दिस इज एन इलेक्शन ईयर. दिस इज नॉट अ नॉर्मल ईयर, दिस इज एन इलेक्शन ईयर. ठीक है, सो मई में इंडिया विल गेट इट्स न्यू गवर्नमेंट. राइट, मई 2024 में. राइट, पर हर साल देखिए फेब में तो हमें बजट पास करना ही पड़ता है. वाई? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर मार्च से शुरू होके, अप्रैल से शुरू होके मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर एक साल का कंप्लीट होता है. उसका मतलब क्या होता है, मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें स्कीम्स को पैसा देना, मिनिस्ट्रीज को पैसा देना, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी को पैसा एलोकेट करना ज़रूरी होता है. और वही प्रोसेस हम फेब से स्टार्ट करते हैं. राइट, सो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले साल के लिए मार्च के बाद किस चीज़ में, किस स्कीम में, किस बॉडी को कितना पैसा मिलेगा वो यहाँ एलोकेट हमें करना पड़ता है बेसिकली. ठीक है, सो अभी तो देखो मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, ये एक बजट प्रेजेंट करेंगे. राइट, बट मई में हो सकता है राहुल जी की गवर्नमेंट आ जाए विच इज़ हाईली अनलाइकली, वी नो दैट. बट लेट्स सपोज कि यहाँ कोई और गवर्नमेंट आ जाती है. नाउ दिस गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क विद द बजट दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. ठीक है, यहाँ मोदी सरकार ने अपनी विजन के अकॉर्डिंग कुछ स्कीम्स, कुछ एरियाज को पैसा दिया होगा, XYZ लेट्स से, बट द न्यू गवर्नमेंट हैज सम अदर विजन. ठीक है, लेट्स से ये सोलर एनर्जी पे पैसा डालना चाहते हैं, ये विंड एनर्जी पे पैसा डालना चाहते हैं, ये विमेन पे पैसा डालना चाहते हैं, लेट्स से दे वांट टू वर्क ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, डिफरेंट विजन एंड फोकस एरियाज हो सकते हैं. सो ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट अपना खुद का बजट पेश करना चाहेगी. व्हाई विल दे वर्क ऑन द बजट प्रेजेंटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. ठीक है, इसी वजह से जो मेन बजट है वो आपका इस टाइम पे इंट्रोड्यूस होगा. यूजुअली जून के अराउंड, जून जुलाई के टाइम हम अपना मेन बजट देखेंगे. बट अब ये बीच के टाइम को मेंटेन रखने के लिए, इस टाइम पे एलोकेशंस वगैरह कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि आपके अप्रैल मई जून तक लगा लीजिए, जब तक बजट नहीं आता, तब तक मेन बजट नहीं आता, तब तक के काम ना रुके, उसके लिए एलोकेशंस जो हैं इस गवर्नमेंट द्वारा की जाएंगी. एंड दैट इज व्हाई दे प्रेजेंट दिस इंटरिम बजट. इंटरिम का मीनिंग ही आप देखिए है टेम्पररी, जस्ट टेम्पररी प्रोविजन है. ये कुछ महीने के लिए हमें करना ही पड़ता है टू कीप द गवर्नमेंट मशीनरी फंक्शनिंग. ठीक है, दैट इज व्हाट इज इंटरिम बजट. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, टेम्पररी बजट टिल द टाइम full budget for India is given or presented by the actual government that will be in the power after the election.
ठीक है। सो यूजुअली इंटरिम बजट जो है एक तो हर इलेक्शन ईयर प्रेजेंट किया जाता है, या कभी किसी वजह से अगर गवर्नमेंट हट गई है, नई गवर्नमेंट आने वाली है, ट्रांजिशन हो रहा है वन गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट, उस टाइम पे इंटरिम बजट्स का यूज किया जाता है। इंडिया इज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन प्रोसीजरल मैनर। हर 5 साल के बाद प्रॉपर हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारा यूजुअली 5 साल के बाद ही एक इंटरिम बजट आता है, राइट। दैट इज बेसिकली व्हाट इंटरिम बजट इज। ठीक है, ये सब इसमें इसकी डेफिनेशन वगैरह समझाई हुई है, आप लिख के रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ऑल्दो दिस इज वेरी इजी, बट फिर भी क्वेश्चन तो आ ही सकता है विद अ ट्विस्ट और समथिंग लाइक दैट, सो मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, अब इंटरिम बजट में देखिए कोई ऐसी कमिटमेंट सरकार नहीं कर सकती जो कि बहुत लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि आज मोदी जी ने कोई कमिटमेंट, लेट्स से कोई नई स्कीम चला दी, राइट, लेट्स से विमेन वेलफेयर के लिए इन्होंने स्कीम चढ़ा दी जी, 1000 करोड़ रुपया या 10,000 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया, न्यू XYZ नाम से स्कीम लॉन्च कर दी। ठीक है, ऐसी इनिशिएटिव जो है वो फ्रूटलेस होंगे, क्योंकि अगर कल मोदी जी की सरकार हट जाती है, लेट्स से नई सरकार आ जाती है, दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द ओल्ड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसी वजह से इंटरिम बजट में यूजुअली आपकी नई स्कीम्स, नए इनिशिएटिव्स ये कम लॉन्च होते हैं। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है ब्रॉड अपनी विजन दे देती है, जैसे मोदी जी ने इस बार किया है, दे विल शो कि हम आगे, दे विल जस्ट इंडिकेट कि हम आगे चल के इन एरियाज पे फोकस करने वाले हैं। हम सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, हम एक्वाकल्चर पे काम करेंगे, हम न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, इसके लिए हम इतना पैसा एलोकेट कर सकते हैं, इसमें ये करेंगे, इस तरीके से ब्रॉड विजन देंगे। न्यू स्कीम्स वगैरह, नई चीज़ें, नए मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है, जैसे कि मोदी जी लॉन्च कर दे कि सबके लिए लेट्स से खाना फ्री, एजुकेशन फ्री, बिजली फ्री, सबके लिए ऐसा कुछ इनिशिएटिव जस्ट टू विन इलेक्शन, लोग खुश हो जाए कि जी ये सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, सब फ्री हो जाएगा कंट्री में, तो लोग उनको वोट करेंगे उस हिसाब से। सो ऐसे भी कोई प्रोमिसेस गवर्नमेंट इंटरिम बजट में नहीं कर सकती जो कि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस में के अंदर रह के ही इंटरिम बजट तैयार किया जाता है यूजुअली। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो अबाउट इंटरिम बजट। नाउ अब देखते हैं इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा कहां से कमाया है, फ्रॉम वेयर द पैसा कम्स टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड वेयर द एक्सपेंडिचर इज हैपनिंग। ठीक है, सो बेसिकली यहां हम रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है उसका अकाउंट देख रहे हैं। ठीक है, आज का तो आपको इकोनॉमी का लेक्चर ही लगने वाला है, राइट। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बट दिक्कत सिर्फ तब आती है अगर आपको समझ नहीं आया। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आपको वो समझ नहीं आता देन इट विल बी अ काइंड ऑफ पिंचिंग प्रॉब्लम फॉर यू फॉर द इंटायर प्रिपरेशन ड्यूरेशन। सो ये हमेशा फोकस रखना इकोनॉमी पे, चाहे बुक पढ़ रहे हो, चाहे इंटरनेट रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, चाहे क्लासेस लगा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस रखना है इकोनॉमी में। ठीक है, कोई भी टॉपिक मिक्स नहीं करने हैं। बेसिक डिमांड सप्लाई कर्व, इन्फ्लेशन उसकी टाइप्स, पावर्टी उसकी टाइप्स, और मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, डेफिसिट्स, डेप्रिसिएशन, ये जो बेसिक टर्म्स है इनकी अंडरस्टैंडिंग रखो। अगर ये समझ आया, सारी इकोनॉमी इज इजी फॉर यू। ठीक है, सो देख लेते हैं इस साल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू पैसा सबसे ज्यादा कहां से कमाया है। ठीक है, ये ट्रेंड तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सबसे ज्यादा पैसा बोरोइंग से आता है। इंडियन गवर्नमेंट क्या, बहुत सारी गवर्नमेंट्स उधार पे चलती हैं, इतनी बड़ी कंट्री चलानी है, इतनी कंट्री की डेवलपमेंट नीड्स है, सारा पैसा खुद का तो हमारा है नहीं। सबसे ज्यादा हमारी जो इनकम सोर्स है आप कह लीजिए वो बोरोइंग से होती है, थ्रू लोन्स, थ्रू व्हाटएवर वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, विद इन फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी बोरोइंग्स हो सकता है कर रही हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स से भी करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी करती है। ठीक है, सो कैन बी एनीबडी। सो सबसे ज़्यादा 28% जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का बोरोइंग से आ रहा है। ठीक है, सेकेंड मेजर सोर्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 19% आपका इनकम टैक्स से आ रहा है। ये याद रखना है, इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है।
पिछले दिनों में यूपीएससी में देखा गया है, यू कैन एक्सपेक्ट इट इन एनी एग्जाम। नेक्स्ट लार्जेस्ट सोर्स है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, 18% आपका यहां से आ रहा है, राइट। उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स, पुराने अगर आप 4-5 साल पहले की बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स सबसे आगे होता था, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स तब हायर भी था। अभी गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन टैक्स को रिड्यूस कर दिया है। यू विल टेल मी कि पहले कितना था और रिड्यूस करके कितना कर दिया है। इस वजह से यहाँ से अर्निंग थोड़ी कम हो गई है, बट पहले इनकम टैक्स से ज़्यादा यूजुअली कॉरपोरेशन टैक्स होता था, बिकॉज ज़्यादा पैसा वहाँ से कमाया किया जाता था, परसेंटेज ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स वॉज हायर। अब कंपनीज पे, बड़ी कंपनीज पे, कॉरपोरेशन पे कम टैक्स लगता है एज अ कॉरपोरेशन। सो ये थोड़ा पीछे आ गया है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 17% स्टिल वी आर अर्निंग फ्रॉम दिस, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, जैसे अब गवर्नमेंट की PSUs होती हैं, वो कमाई करती हैं गवर्नमेंट, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जहाँ से उसे पैसा आता रहता है, थ्रू इट्स कंपनीज, थ्रू इट्स इनिशिएटिव्स, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन टैक्स एरियाज कैन बी देयर, आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे डिटेल में। वहाँ से नेक्स्ट मेजर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 7% पैसा यहाँ से आ रहा है, राइट। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, वहाँ से 5% आप अर्निंग कर रहे हैं, राइट। फाइनली कस्टम्स वगैरह से 4% की, राइट। उसके बाद नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, कोई बता सकता है? ये सब अच्छे से पढ़ लो अगर इकोनॉमी अभी नहीं पढ़ी है। रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, यू नो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल रिसीट्स, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट आ रहा हो गवर्नमेंट को, ट्रांसफर पेमेंट्स हो रही हो, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, क्योंकि ये आप इकोनॉमी में आराम से पढ़िए तभी समझ आएगा, ठीक है। ऐसे एकदम से बीच में से कहीं से शुरू करने से समझ नहीं आएगा। देयर इज एन एंटायर फ्लो दैट यू हैव टू फॉलो टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी, ठीक है। सो ये नॉन डेट रिसीट से, ठीक है। ये इनिशियल वाले याद रखिए, क्वेश्चन यूजुअली इन पे ही बनता है, राइट। ये सीक्वेंस इसी तरीके से लिख के रखिए। ये फिगर, सी फैंसी फिगर तो अपने कोई काम की नहीं है ना, याद रहेगी, बस ये लाइन बना के रखिए, ये सीक्वेंस बना के रखिए। कई बार प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार यू वांट टू यूज इट समहाउ इन योर मेंस आंसर्स और एसेस, बोथ वेज यू कैन यूज इट। सो उसके लिए ये लिख के रखो, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अर्निंग द मनी। रुपया कहाँ से आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि रुपया जा कहाँ रहा है, पैसा स्पेंड कहाँ हो रहा है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग पहले तो इंटरेस्ट, ठीक है। जब इतना सारा ब्याज, आपने इतनी सारी बोरोइंग्स कर रखी हैं, तो सबसे ज्यादा तो ब्याज ही भरते रहेंगे ना आप, ठीक है। इतना लोन ले रखा है, सबसे ज्यादा EMI में जैसे हमारा जाता है, आजकल EMI का फैशन है। बंदा 1-2 लाख जितना भी अर्न करना हो, उसमें से सबसे पहले सारा पैसा EMI में मंथली चला जाता है, लोन की इंटरेस्ट पेमेंट्स में एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। किस्तें भरने में, लोन इंटरेस्ट भरने में, इस सब चीज़ों में चला जाता है। तो गवर्नमेंट का भी 20% पैसा जो है आप कह सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। दूसरा है बड़ा स्टेट्स का शेयर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट्स के साथ अपना पैसा शेयर करना होता है, प्रोसीड्स, टैक्सेस वगैरह, GST वगैरह। सो सेकंड बिगेस्ट, दोनों 20-20% है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है आप कह सकते हैं। एंड यहाँ पे ये 2 मेजर सोर्सेज है जहाँ पैसा सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का जाता है। देन आ गया 16% आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड, फुली फाइनेंस्ड स्कीम्स है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उनमें पैसा जा रहा है आपका 16%, राइट। उसके बाद 8% जो भी फाइनेंस कमीशन कमिटमेंट्स देती है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाता है, जिसको जो ग्रांट्स इन एड या एनीथिंग दैट फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड, वहां पैसा जाएगा, राइट। देन आ गया आपका डिफेंस। हाँ, ये बहुत बड़ी स्पेंडिंग है, ये डाटा हमेशा याद रखना है, काफी काम आएगा, बहुत बड़ा फिगर है। आप देखिए कंपैरेटिवली
ऑब्वियसली यूएस से चाइना वगैरह में तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है, बट जो छोटी कंट्रीज़ है जो डेवलप कर रही हैं, खुश रह रही हैं, भूटान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा स्पेंडिंग देखेंगे, डिफेंस में कम. बट बिकॉज इंडिया इज़ सच placed according to its geography, according to its international position, its geopolitical scenario, उसको अपने डिफेंस पे काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है. सो इसीलिए आप देखिए इतना मेजर पोर्शन हमारा डिफेंस में जा रहा है, राइट. इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जहां सेंटर स्टेट मिलके पैसा देते हैं, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट भी फंड कर सकता है, समथिंग लाइक दैट इज देयर. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वहां भी 8% पैसा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जा रहा है, राइट. ठीक है, बीच में एक सब्सिडीज लिख लो, 9% वाला मैं लिखना भूल गई है. यहाँ पे सब्सिडीज पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है. 9% ऑफ अवर मनी इज़ गोइंग इनटू दी सब्सिडीज़. डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडीज़ आपको पता है, पंजाब में दे आर कॉमन इन पावर सेक्टर, ऐसे ही सेंटर में फूड के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, पावर इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में बहुत सारी सब्सिडीज़ है. सबको मिला के 9% वहाँ जा रहा है, राइट. एंड देन 6% में सम अदर्स, एंड लास्टली 4% पैसा हमारा जा रहा है पेंशन्स में. ठीक है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने अब पेंशन स्कीम को मॉड्यूलेट कर दिया है, काफ़ी महंगी पड़ती है पेंशन गवर्नमेंट को, राइट. ऑलरेडी 4% इट इज़ स्टिल पेइंग. ठीक है, सो ये दो सीक्वेंस याद रखिए, इन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है और आप एज अ डाटा भी इनको यूज़ कर सकते हैं कि बजट ने हमें ये नंबर्स दिए थे, राइट द डाटा देयर, ब्रैकेट में बजट लिख दो, बजट 20, इंटरिम बजट 2024, ऐसे. ठीक है, सो दिस आर वेरी गुड सोर्स ऑफ डाटा, इनको लिख के रखो, काम आएंगे. नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट करते हैं. सो देखिए, इस बजट को प्रेजेंट करते हुए अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने गवर्नमेंट की बहुत सारी अचीवमेंट्स वगैरह गिनाई थी, तो आधा तो वहीं स्पीच खत्म हो गई थी. बट ये देखो कि हमें पॉलिटिकल रीजंस के लिए इसको पढ़ना नहीं है, हमें उस चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में काम आएंगी. ठीक है, सो हमने जो आगे गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं उसको फोकस करना है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अमृत काल. ठीक है, आगे आने वाले टाइम को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी विल बी रीडिंग. ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ द इंटरिम बजट. ठीक है, सो सबसे पहला की टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर इज गवर्नमेंट ने कमिट किया है दैट गवर्नमेंट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म. ठीक है, मोदी गवर्नमेंट इज नोन फॉर गिविंग यू सच जिंगलिंग फ्रेजेस, निमोनिक्स, ऐसे बहुत कुछ मिलता है. तो अगेन एक नया प्रेजेंट हुआ है आपके सामने, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म. ठीक है, आई थिंक ये मोदी गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये इशू है हम सिविल सर्वेंट्स का ही, क्योंकि आप में से ही बहुत लोग इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जाएंगे. IAS अगर आपको पता हो, ये भी एक जॉब होती है. जो लोग UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे विल नो. ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आप जाते हैं, वहाँ आपका काम ही ये होता है कि गवर्नमेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट्स बनाना, पूरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट यू आर इन्वॉल्व इन. बनाते भी हो, फिर पब्लिक को आउटलेट की तरह डिस्प्ले भी करते हैं. ठीक है, तो हमें तो आदत ही पड़ जाती है एज अ सिविल सर्वेंट ऐसे जिंगल्स बनाने की, निमोनिक्स बनाने की. तो अब हम ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में भी शोकेस कर रहे हैं अपनी स्किल जो हम डेवलप कर लेते हैं. इजी है, अच्छी बात है, हमें याद करने में इजी रहता है गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, सो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस गवर्नमेंट का इस टाइम पे फोकस रहेगा. इसको याद रखो, आंसर्स ऐसे में कहीं भी जहां आपको लगे यूजफुल है उसे यूज कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपोलिटिकल मैनर में यूज करना होता है, कभी भी यू शुड नॉट साउंड पॉलिटिकल, बट इन वर्ड्स को यूज जरूर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये विजन है, इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया जाए, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो इसको करने के लिए रिफॉर्म लाके उस पर परफॉर्मेंस पे खरा उतरने के लिए अब गवर्नमेंट क्या आगे प्लान दे रही है. सो सेक्टर वाइज देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए क्या क्या प्रपोजल्स गवर्नमेंट के हैं. सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, सबसे हमारा क्रूशल सेक्टर, यहाँ से ही हमारा फूड आता है. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है, राइट. अब एग्रीकल्चर तो आप समझते हैं, फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस इस बार किया जा रहा है. फूड प्रोसेसिंग होता क्या है,
जैसे आप एक आलू ले, आलू बेचने की जगह आप चिप्स बेच रहे हैं, लेट्स से, ठीक है, चिप्स बनेंगे है आलू से, दैट इज यू हैव प्रोसेस्ड द आलू टू चिप्स, राइट। आलू 1 केजी लेट्स से 10 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, यहाँ ये चिप्स का पैकेट आपका 200 ग्राम का, 300 ग्राम का आपको 20-30 रुपए में मिलता है, राइट। जैसे ही आपने फूड को प्रोसेस किया, पैकेज किया, वैसे ही उसका दाम बढ़ गया, वैल्यू ऐड हो गई, राइट। सो फूड प्रोसेसिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कॉस्ट बढ़ती है, जरूर बढ़ती है, बट वैल्यू जो ऐड होती है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इससे पैसा जो किसान कमा सकता है दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऐसी लेमैन सी एग्जाम्पल समझाने के लिए आप अपने आंसर्स में जरूर लिख सकते हैं। आई हैड ऑल्सो रिटन दिस एग्जाम्पल इन वन ऑफ माई आंसर्स, बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले हैं मुझे उस पेपर में, सो आई थिंक दैट इज द रीजन। ऐसे सिंपल लेमैन एग्जाम्पल्स अपने कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए जरूर यूज करो, ठीक है। सो यू हैव अ बेसिक रॉ मटेरियल आपके हाथ में है, उसमें अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी तरीके से, उस प्रोडक्ट को आप एक रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यू आर लाइकली टू गेन मच बेनिफिट। कैसा वाला बेनिफिट? एक तो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में, जब वैल्यू एडिशन होगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट। तो मतलब क्या है, आपके रिटर्न्स या आपके रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया 1 केजी आलू बेच के आप 20 रुपए कमा रहे हैं, वहीं 200 ग्राम की चिप्स बेच के यू विल बी अर्निंग 20 या 40 रुपीज, ठीक है। वो फर्क आ जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, राइट। अब वैल्यू एडिशन ऐसे ही तो नहीं होती, आपको लोग चाहिए होंगे जो वैल्यू ऐड करेंगे, राइट। सो मतलब क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सर्व करता है, राइट। सो जो हमारे गांव के यूथ है, हमारे इंडिया के यूथ है, दे नीड एम्प्लॉयमेंट, हमें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, राइट। उसके बाद आप देखो, अगर सबसे बड़ा इशू है वेस्टेज का, फूड वेस्टेज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर ये सोचो कि हर गांव में अगर हम फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स किसी तरीके से एस्टैब्लिश कर दे, किसी भी लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जैसे जब भी लेट्स से टमाटर बनता है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पोर्शन इज गोइंग टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वहां से वो टमाटर को केचप में कन्वर्ट कर दें, तो क्या होगा, फूड वेस्टेज भी बहुत कम हो जाएगी। करंटली बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ फूड दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इट इज गेटिंग वेस्टेड, बहुत बड़ा इशू है ग्लोबली, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज वी आर अ लार्ज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सो हमें इसको भी प्रिवेंट करना है, और इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि फूड प्रोसेसिंग का जो सेटअप है दैट शुड बी वेरी नियर टू द फार्मर और द एग्रीकल्चर, सो दैट ऑल्सो कैन बी फैसिलिटेटेड अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे काम करते हैं, राइट। नाउ इससे बढ़िया बेनिफिट क्या है, जब आप प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर देते हैं, एक आलू की शेल्फ लाइफ कम होगी, बट एक चिप्स की पैकेट की शेल्फ लाइफ 3 से 4 महीने होती है। कभी एक्सपायरी डेट देखना किसी भी लेज के पैकेट में, यू विल सी कि उनकी एक्सपायरी डेट लाइन जो है एटलीस्ट 3-4 मंथ्स की होती है, बट एक आलू तो नहीं 3-4 महीने टिक पाएगा, राइट। सो कहने का मतलब है वैल्यू ऐड होने से शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की, अगेन फूड वेस्टेज कम होगा, कमाई ज्यादा होगी, रिटर्न ज्यादा होंगे। अब जब शेल्फ लाइफ बढ़ गई है तो इसका क्या मतलब है, आप दूर एरियाज में भी वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, राइट। आपको सिर्फ आसपास की मार्केट ही एक्सप्लोर नहीं करनी है, आप इवन इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स तो हम एक्सप्लोर करना ही चाहते हैं क्योंकि वहां से हमें रिटर्न्स बहुत तगड़े मिलते हैं, डॉलर में हमें पेमेंट्स मिलेंगी, राइट। सो मतलब एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी बढ़ चढ़ के काम करती है, राइट। सो इतने सारे बेनिफिट्स के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि संपदा योजना बहुत ही बड़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स फूड प्रोसेसिंग एंड ऑल, मरीन रिसोर्सेज को यूज़ करना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिससे फूड को प्रोसेस किया जा सके, वहाँ काफ़ी ज़्यादा फोकस है। सो ये ऑलरेडी स्कीम चल रही है। सो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ऑलरेडी इसने बहुत सारे फार्मर्स को बेनिफिट किया है, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की है, ठीक है। इस स्कीम के साथ लिख के रखो, ये डाटा काम आ सकता है आपके। 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट किया, 10 लाख जॉब्स क्रिएट की,
राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की चल रही है फूड प्रोसेसिंग के एरिया में, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, ये भी बजट में अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर इट वाज अनाउंस्ड। सो जो फूड प्रोसेसिंग के छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको फॉर्मलाइज करना, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट देना, क्रेडिट देना, टेक्नोलॉजी देना, ये सब काम इस स्कीम में किए जाएंगे, राइट। सो इसकी वजह से भी आप देखिए 2.4 लाख SHGs जो कि फूड प्रोसेसिंग एरिया में इन्वॉल्व है माइक्रो लेवल पे। जैसे आप देखो लिज्जत पापड़ आपने सुना होगा, राइट। SHG ग्रुप है जो एक, उन्होंने ये लिज्जत पापड़ बनाने, मैं नाम सही ले रही हूँ, नाम लिज्जत ही आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो उन्होंने ये पापड़ बनाने शुरू किए थे, दैट इज ऑल्सो सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, भुरिया जैम्स हिमाचल के लोगों को पता होगा। सो ऐसे अगर आप छोटे छोटे ग्रुप्स को टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ, क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो बड़े लेवल पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बन सकते हैं। ठीक है, भूरिया जैम अगर आज 1 लाख की पॉपुलेशन को एड्रेस कर पा रही है, उन्हें अगर अच्छी फैसिलिटीज और नॉलेज मिले, दे माइट एक्सपैंड टू 10 लाख पॉपुलेशन, देन टू 1 करोड़ पॉपुलेशन, देन टू इंटरनेशनल मार्केट्स। वो यहाँ पे विजन है इस स्कीम का। ठीक है, सो हैंड होल्डिंग टाइप मिशन है और इसने भी ऑलरेडी 2.4 लाख SHGs को हेल्प किया है एंड 60,000 इंडिविजुअल्स को क्रेडिट प्रोवाइड किया है, क्रेडिट लिंकेजेस के साथ लिंक किया है। ठीक है, पैसा ही एक बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, दैट इज ऑल्सो द फोकस ऑफ द स्कीम, राइट। सो ये 2 स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। अब आगे गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है वो देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कह रही है पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एज आई टोल्ड यू, बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो यहाँ गवर्नमेंट कह रही है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाया जाएगा, राइट। कैसे भी हो, we will be trying to engage the private sector to put money into the post harvest activities। post harvest जब आपने आलू निकाल लिया ज़मीन में से, अब उसको स्टोर करना, उसको ग्रेड करना, उसको साफ करना, साइजेस देखना, उसको प्रोसेस करना, चिप्स में या किसी और आइटम में कन्वर्ट करना, फिर उसको पैकेज करना, फिर उसको मार्केट करना। लेस की रोज ऐड देखते हैं आप, लेटेस्ट रणबीर कपूर वाली ऐड चल रही है ना, मार्केटिंग, ये सब फैसिलिटीज भी चाहिए ना। सो वो सब करने के लिए पैसा चाहिए और उसी सब में पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। ठीक है, स्टोरेज, एग्रीगेशन, एफिशिएंट सप्लाई चेन्स क्रिएट करना, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ये जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा और पता चलेगा फूड प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, डू रीड अबाउट इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2 बार, कैन बी एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड इन पंजाब एग्जाम्स ऑल्सो। इंटरव्यूज में भी इस एरिया पे काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशली क्योंकि पंजाब इज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हमारे लिए तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वी ऑलरेडी हैव मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स ऑल्सो इन पंजाब, राइट। सो इसीलिए इसे ध्यान रखें। सेकंड फोकस रहेगा एप्लीकेशन ऑफ नैनो डैप। ठीक है, छोटे नैनो स्केल पे आपके फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जाएगा। अभी के लिए आपको पता ही है फर्टिलाइजर्स का काफ़ी इशू होता है, फर्टिलाइजर ओवर यूज, फर्टिलाइजर रन ऑफ इन दी वाटर, जिससे आपका ग्राउंड वाटर खराब होता है, सॉइल खराब होती है। ठीक है, सो अब नैनो डैप हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नैनो लेवल के फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट द्वारा बनाए जा रहे हैं। उससे क्या होता है, बहुत ही छोटा है, आप डायरेक्टली प्लांट के रूट्स या प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट कम हो गए, वाटर के साथ मिक्सिंग, सॉइल के साथ मिक्सिंग के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर इज हायर देन दी बड़े वाले फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ऑल्दो हार्म भी बहुत होता है इसका, जितना छोटा होता जाएगा पार्टिकल्स उतना हेल्थ पे इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है, बट अदरवाइज इनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी होती है, राइट। दैट इज वाई दिस विल ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट इन द कमिंग टाइम्स। ठीक है, उसके बाद दिस इज बेसिकली द स्कीम्स दैट आर फोकसिंग ऑन दिस सेक्टर। नेक्स्ट डेयरी सेक्टर अगर आप देखें,
दूध, पनीर, दही एंड ऑल, उसमें भी देखिए इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इंडिया का, वर्ल्ड का। अगर आप देखें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस मिल्क इंडिया ही करता है। बट इंडिया में इशू क्या है, इंडिया के कैटल की, इंडिया के मिल्क एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। अगर इंडिया की एक बफलो लेट्स से 1000 kg मिल्क दे रही है एक महीने में, लेट्स से, जस्ट रफ एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितने देती हैं वो एग्जैक्टली, जस्ट एन एग्जाम्पल, इंडियन बफलो, राइट। सो अमेरिकन बफलो जो है दैट विल बी गिविंग मे बी इवन 8000 kg। ठीक है, रफ एस्टिमेट्स है जस्ट आपको समझाने के लिए कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। अमेरिका का जो एक कैटल है वो कंपैरेटिवली मल्टीपल टाइम्स दूध प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू इंडियन कैटल, राइट। एग्जैक्ट वैल्यूज ये नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज कैन वेरी, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ कैटल प्रोडक्टिविटी, राइट, दैट इज द डिफरेंस। सो इसी इशू को रिजॉल्व करने में इंडिया लगा रहता है, जिसके लिए डिफरेंट स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि कैटल की हेल्थ पे फोकस करना, कैटल को बेटर न्यूट्रिशन मिले, है ना, सबसे पहले तो वही ज़रूरी है। अगर वो अच्छा खाएंगे तो ही अच्छे प्रोडक्ट्स दे पाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं ओरिजिनेट होती है। मोस्ट ऑफ द कैटल इन इंडिया आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके खुद के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने कैटल को प्रॉपरली फीड कर सकें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी लो रहती है। ठीक है, सो इंडियन गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम्स के थ्रू कैटल प्रोडक्टिविटी, कैटल आउटपुट को बढ़ाने में काफ़ी फोकस कर रही है। वी ऑलरेडी हैव मैनी स्कीम्स लाइक संपदा योजना का भी वन ऑफ द टारगेट है ये, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज देयर, देन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं एनिमल लाइव स्टॉक सेक्टर में, आप कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप डेडिकेटेड नोट्स बना के रखिए। लाइव स्टॉक इकोनॉमी आपके सिलेबस में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। ठीक है, सो ये मतलब इनमें ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं और गवर्नमेंट अब इंडिकेट कर रही है कि दोबारा जब अगर वो पावर में आएंगे दे विल बी लॉन्चिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू हेल्प टू सपोर्ट डेयरी फार्मर्स को। और दूसरा जो एक बहुत बड़ी डिसीज़ जो हमारे कैटल एनिमल को इफेक्ट करती है दैट इज़ फुट एंड माउथ डिसीज़, उसको भी टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिगार्डिंग द डेयरी सेक्टर। नेक्स्ट, ऑयल रेवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे बहुत ध्यान से कीजिए, टॉपिक को डिटेल में कीजिए। ऑयल पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ऑयल की लोकेशन के लिए, पाम ऑयल एंड एवरीथिंग। सो इसके हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करना। अभी क्या प्रपोजल है वो देखते हैं। Government is going to focus on self-reliance of oil production. Currently अगर आप देखें almost 60% of our oil requirements we are importing from outside. Indonesia, Malaysia, ऐसी बहुत सारी countries हैं जहाँ से हम different kind of oils we are importing. ठीक है, so dependency on another country is a lot. तो उसी को कम करने के लिए ऑयल रेवोल्यूशन पे फोकस किया जाएगा। आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स, हमें बाहर से ना इंपोर्ट करना पड़े, रादर इंडिया का खुद एग्रीकल्चर, मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड ऐसे डिफरेंट ऑयल्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल को क्रिएट करे। दैट विल बी द फोकस। ठीक है, ये ऑयल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, ऑयल सीड रेवोल्यूशन कहेंगे, ऑयल नहीं, यहाँ ऑयल सीड रेवोल्यूशन लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, वी विल बी रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। ये टारगेट है गवर्नमेंट का, ये विजन है कि 60% जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको रिड्यूस करके 30% तक लाएं 2029 तक। ठीक है, अगले 4-5 साल में ये रिड्यूस किया जाए। ठीक है, अपने टर्म के दौरान गवर्नमेंट फोकस करेगी। सो इसके लिए क्या दिया जाएगा, एवरीथिंग दैट द ऑयल सीड इंडस्ट्री नीड्स, पैसा, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ, रिसर्च डेवलपमेंट, मार्केटिंग फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, इस स्कीम को डेडिकेटेडली ये लॉन्च करेंगे। सो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स आएंगी, रिसर्च वर्क किया जाएगा, मार्केट लिंकेजेस, प्रोक्योरमेंट, वैल्यू एडिशन, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब ऑयल सीड इंडस्ट्री को, ऑयल सीड में इन्वॉल्व एग्रीकल्चर फार्मर्स को दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है इस पे।
राइट। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर सेक्टर। एक्वाकल्चर मरीन रिसोर्सेज को यूज करना, आप फिश, सी वीड, एल्गी, ऐसी चीजें जो हम ओशियन से एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं, उस सेक्टर पे भी फोकस किया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। अगेन ब्लू इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है लिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इंडिकेट्स दी वाटर, राइट। सो वाटर या ओशियन से जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको एप्टली हम कमर्शलाइज कर सके, यूटिलाइज कर सके, दैट इज बेसिक आइडिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी, अलॉन्ग विद एश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी इन एनवायरमेंटल यूज एंड सिक्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, सो वो सब मिला के ब्लू इकोनॉमी बनती है, राइट। सो ब्लू इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्वाकल्चर, यानी कि आप फिशरीज, प्रॉन्स, श्रिम्प, एल्गी, सीवीड, ऐसी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर सके। ठीक है, सो एक्वाकल्चर की डेवलपमेंट के लिए अब गवर्नमेंट कहां फोकस करेगी? 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? एक्वा पार्क्स, जैसे आपके बड़े इंडस्ट्री पार्क्स नहीं होते हैं आईटी सेक्टर वगैरह, वैसे ही यहाँ होगा, जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होंगे। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू एडिशन होगी या प्रोसेस होगा, फिश को पूरा साफ वाफ करके ग्रेडिंग करके एक लेंथ की सेम फिश लगा दी जाएंगी डिस्प्ले पे। सब जो बेस्ट क्वालिटी फिश है उसका प्राइस हायर, जो लेस क्वालिटी फिश है उसको कहते हैं ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, ये सब काम होते हैं। फिर उनको पैकेज करो, अच्छी सी फैंसी सी पैकेजिंग करो, राइट। वो सारे काम ये एक पार्क में हुआ करेंगे, जिसके लिए आपको क्रेडिट वगैरह भी यहीं मिलेगा, एक ही पॉइंट, एक ही सेंटर पे। पार्क का मतलब ही ये है, पार्क का मतलब यहाँ ये नहीं है गार्डन्स बना देंगे, पार्क का मतलब ये है यूनिफाइड फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ स्किलिंग के लिए कुछ भी चाहिए, या बहुत कुछ इसके अंदर खुद होता रहता है, जैसे मैंने कहा प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ऐसा बहुत कुछ एक्टिविटीज एक इंडस्ट्री करती है, वो सारा यूनिफाइड एक जगह पे क्रिएट किया जाएगा। ऐसे 5 बड़े बड़े पार्क्स क्रिएट किए जाएंगे। कहाँ वगैरह वो अभी डिटेल्स नहीं दी है, एज आई टोल्ड यू, ये ब्रॉडर विजन है, जगह वो बता नहीं सकते, इलेक्शन ईयर है, ऐसा हो सकता है वो किसी स्टेट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, सो इस वजह से उतनी डिटेल्स वो नहीं दे सकते, बट हम सोच सकते हैं मोस्टली कोस्टल स्टेट्स में ये लोकेटेड होंगे, राइट। सो ये 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे। इसका टारगेट यही है कि हमारी एक्वाकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कीजिए। अभी तक हमारी 3 टन्स पर हेक्टेयर है, उसको इंक्रीज करके 5 टन्स पर हेक्टेयर लेके जाना है हमें। एक्सपोर्ट्स को डबल करना है। देखिए नॉनवेज बहुत एक्सपोर्ट होता है, आपको यू माइट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना है 1 लाख करोड़ तक, अभी 50,000 करोड़ तक है करंटली, इसको डबल करके 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। और एम्प्लॉयमेंट 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग बाय क्रिएटिंग दीज 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स। ठीक है, इतने बड़े बड़े पार्क्स क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली जनरेट होगी डिफरेंट सेक्टर्स में, मार्केटिंग में भी होगी, लो स्किल्ड जॉब्स में भी होगी, एग्रीकल्चर में भी होगी, एवरीवेयर जॉब्स विल बी क्रिएटेड, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर टाइप की जॉब जो है क्रिएट होगी। ठीक है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वाकल्चर, ऑयल सीड रेवोल्यूशन, ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट एरिया करते हैं SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इनके बारे में। ठीक है, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स लेती रहती है, राइट। ऑलरेडी अगर इंडिया में देखिए तो गवर्नमेंट कह रही है 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल इंडिया स्पेशली। ठीक है, ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत बड़ा रोल परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए SHG के डिटेल में तो अगेन आई विल नॉट गो, आप जब पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। SHGs डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं, इन्वायरमेंट के एरिया में हो, फूड डिलीवरी लोगों को, देन चाइल्ड राइट्स के लिए, विमेन राइट्स के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, LGBT कम्युनिटी के लिए, नाज फाउंडेशन आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, राइट। गूंज NGO इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है। देन स्वयं सेवक संघ, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो बेसिकली इट वाज अवॉर्डेड फॉर विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे SHGs है जो बड़े से छोटे, लिज्जत पापड़ जैसे मैंने कहा वो खुद SHG है। कुडुम्बश्री आपने बहुत सुना होगा केरला में। सो ऐसे केरला और कर्नाटका। सो
वही है, रिवीजन का काम है। अब रिवीजन नहीं है तो थोड़ा फैक्ट्स ढीले होते जाते हैं। दैट इज व्हाई आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे याद रहेगा, अदरवाइज वी आर नॉट लाइक अंतर्जामी और मजिशियंस की हमेशा याद रहे, हम भी भूल जाएंगे व्हेन वी स्टॉप रिवाइजिंग। ठीक है, सो एसएचजीज आर परफॉर्मिंग अ वेरी ग्रेट रोल, वही यहाँ कहा जा रहा है। सो गवर्नमेंट ने एसएचजी को स्ट्रेंथन करने के लिए पीएम मोदी ने लास्ट ईयर ही ये स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज लखपति दीदी स्कीम। ठीक है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लास्ट ईयर ये अनाउंस की थी। बेसिक फोकस ये था इस स्कीम का कि विमेन को स्किलिंग दी जाएगी। ठीक है, इसका फोकस था 20 मिलियन विमेन जो गांवों के एरिया में रहती हैं उन्हें स्किलिंग दी जाएगी। इन व्हाट एरियाज, किस चीज की स्किल देंगे? स्किल्स लाइक प्लम्बिंग कैसे करनी है, एलईडी बल्ब्स बनाने कैसे हैं, सोलर अप्लायंसेस को कैसे ऑपरेट करना है, ड्रोन्स को कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, सो मेंटेनेंस टास्क्स जितने हमारे डेली लाइफ्स में इन्वॉल्व रहते हैं उनमें स्किल दी जाएगी। उससे क्या होगा, ये विमेन दे कैन वर्क इन देयर लोकल एरिया इन दीज एरियाज। कहीं प्लम्बिंग की रिक्वायरमेंट है, एज प्लम्बर्स विमेन कैन बी देयर, ड्रोन्स को मैनेज करने के लिए विमेन कैन बी देयर। ठीक है, सो इसी के लिए 20 मिलियन विमेन को सपोर्ट करने के लिए लखपति दीदीज की ये स्कीम बनाई गई थी। इससे विमेन विल अर्न, और विजन ये थी कि वो लखपति बनेंगी आफ्टर गेटिंग स्किल्ड। सो इसी स्कीम को एक्सपैंड कर रही है गवर्नमेंट। पहले 1 करोड़ विमेन टारगेट था, अब इट हैज बीन द टारगेट हैज बीन इनहांस्ड टू 3 करोड़, राइट। सो लखपति दीदी प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखिएगा स्कीम का नाम। ठीक है जी, फिर आ गया साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी कमिटमेंट्स की है। इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पैसा स्पेंड करेगी गवर्नमेंट ने, ये लिखा है। एक जो डिस्टिंक्टिव फैक्टर सामने आया है दैट इज 1 लाख करोड़ रुपया फॉर रिसर्च डेवलपमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेशली द डीप टेक्नोलॉजी। डीप टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर विल बी फोकस्ड। नाउ डीप टेक्नोलॉजी क्या होता है, right? Basically deep technology relates to those firms that are working in high innovation sector। ठीक है, आप देखिए छोटी मोटी इनोवेशन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसी रेवोल्यूशनरी इनोवेशन की बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दे, राइट। सो वैसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना comes under the area of deep technology। so basically ये artificial intelligence, robotics, big data ऐसी चीज़ों में डील करेगी। आप देख सकते हैं डीप टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, नैनो टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, वर्चुअल रियलिटी, बायोटेक्नोलॉजी, राइट। ऐसे एरियाज में जो हमें इनोवेशन चाहिए, जो आज की लीडिंग टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, उस एरिया में स्पेंडिंग की जाएगी। इनको इंटीग्रेट करना है डिफेंस सेक्टर से। डिफेंस यूजेस एप्लीकेशंस बनाने हैं यूजिंग द डीप टेक्नोलॉजी, दैट इज वेयर द गवर्नमेंट विल फोकस। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा वेरियस फर्म्स को, स्टार्टअप्स को, लोगों को। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में स्पेंड किया जाएगा। इसकी भी डिटेल स्कीम हम फुल बजट में देखेंगे, अभी ये ब्रॉड आउटलाइन गवर्नमेंट ने दी है, राइट। ये साइंस एंड टेक। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हैं। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है। इसमें भी डिफरेंट कमिटमेंट्स गवर्नमेंट द्वारा की गई हैं। सो सबसे पहले तो ओवरऑल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखें, जो टोटल अलॉटमेंट है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 11.1%। ठीक है, सो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस साल में गवर्नमेंट कितना पैसा स्पेंड करेगी? 11,111 करोड़। ठीक है, ये थोड़ा इन्होंने अगेन वही मोदी जी का जो है हॉलमार्क, थोड़े डिस्टिंक्टिव से फिगर्स क्रिएट करना। 11,11 करोड़ रुपया विल बी स्पेंट
इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। पिछले साल से अगर हम कहें ये 11.1% का इंक्रीज है, वहाँ भी 111 फिगर यूज़ किया हुआ है, राइट। सो ये ओवरऑल इंक्रीज, ओवरऑल जितनी स्पेंडिंग है वो डाटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स एंड एसेस। अब सेक्टर स्पेसिफिक देख लेते हैं। सबसे पहले रेलवेज में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे, राइट। 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनेंगे रेलवे के सेक्टर में, और वो 3 कौन कौन से होंगे? फर्स्टली एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर्स, ठीक है। कॉरिडोर का क्या मतलब है? ऐसी डेडिकेटेड रेल्स चलाई जाएंगी जो इन्हीं चीजों को कैटर करेंगी, राइट। कि सीमेंट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल नेटवर्क बनाया जाएगा। वी विल सी कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसको जाना कहाँ तक है, स्पेशल रेल लिंकेज बनाई जाएगी, ताकि इसका बेनिफिट क्या होता है? ऑब्वियसली क्विक ट्रांजिट, बीच बीच में रुकना ना पड़े, एफिशिएंसी बढ़े, इस ट्रांसपोर्ट की टाइम टेकन जो है वो कम हो। इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए ये 3 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। फर्स्ट विल फोकस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड सीमेंट, राइट। सेकेंड विल फोकस ऑन पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, ठीक है। एक ऐसा रेलवे लिंकेजेस नेटवर्क बनाया जाएगा जो पोर्ट्स को अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। पोर्ट को डेस्टिनेशन तक अच्छे से कनेक्टिविटी हो, ठीक है। एंड थर्ड विल बी हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। जिन एरियाज में, जिस लिंक्स पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, उसको डेडिकेटेडली स्ट्रीमलाइन किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो ये 3 मेजर कॉरिडोर्स फोकस किए गए हैं। अभी तक आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा। वो बेसिकली मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो सिटीज इन्वॉल्व रहती हैं हमारी, उनको लिंक करते हैं, ठीक है। सो वैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज जहाँ एस्टैब्लिश्ड है, उन सिटीज को अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, समथिंग लाइक दैट। अब ये जो कॉरिडोर्स हैं, इन 3 टाइप्स के नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, बहुत अच्छा है, आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी हायर है, राइट। सो इसको ध्यान में रखिए। बेनिफिट्स मैंने आपको समझा दिया। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, ये रेलवेज में फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा 3 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना। सेकंड प्रोजेक्ट है 40,000 नॉर्मल ट्रेन्स को वंदे भारत की तरह बनाना है। इफ यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम वंदे भारत तो यू विल अंडरस्टैंड उसकी स्पीड, उसकी सेफ्टी फीचर्स, क्लीनलीनेस फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस है हमारी नॉर्मल 40,000 नॉर्मल रेल बॉगीज को वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह बनाया जाए, उस लेवल के स्टैंडर्ड्स पे रीच किया जाए, ठीक है। देन मेट्रो रेल, नामो भारत, ऐसी रेल्स को जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में जो मेट्रो सिस्टम वर्क करता है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। अर्बन, देखिए हमारी सिटीज ग्रो करती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें चीप एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैकेनिज्म्स चाहिए। इसीलिए बढ़ती हुई सिटीज़ में मेट्रो रेल को इंट्रोड्यूस करना, रन करना, वहाँ पे भी फोकस किया जाएगा, ठीक है। ताकि अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन चीप रहे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, क्विक रहे, टाइमली रहे, ठीक है। इसलिए, ठीक है, रेलवे की सेक्टर में ये 3 हैं, लिख के रखिए। नाउ एनर्जी के सेक्टर में सबसे पहली बड़ी स्कीम पीएम सूर्य उदय योजना। ये देख लीजिए, हमने पहले जब उन्होंने अयोध्या मंदिर की जो भी आइडल जो सेरेमनी थी, उसके बाद ये स्कीम लॉन्च की थी, पीएम सूर्य उदय योजना। दिस हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट। आपको पता ही है, बजट में कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये अयोध्या मंदिर के टाइम के फंक्शन के टाइम पे इन्होंने ये लॉन्च की थी, ठीक है। सो उसको ही अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि जो घर हैं हमारे, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनके जो छतों पे सोलर पैनल्स वगैरह लगाए जाएंगे ताकि घर जो हैं वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। सो ये टारगेट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल बी एनेबल्ड विद सोलर पैनल्स, ठीक है। 300 यूनिट तक इनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी फिर इस वजह से, इट इज सेड, राइट। सो इस स्कीम को आगे लेके जाएगी मोदी गवर्नमेंट, राइट। सो इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, बिजली के बिल बचेंगे। गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है 15 से 18 हज़ार रुपया आप बचा पाएंगे इसकी वजह से हर महीने, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी सोलर के सेक्टर में,
राइट। सोलर जब पुश करेंगे उससे क्या होगा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, चिप्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इनडायरेक्टली आप बैटरी इंडस्ट्री को भी पुश करेंगे, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को भी पुश करेगा, राइट। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसकी वजह से, राइट। सो इन सब बेनिफिट्स के लिए ये स्कीम पीएम सूर्य उदय योजना, याद रखना, इस पे और डिटेल्स अभी आगे आएंगी जब फुल बजट वो प्रेजेंट करेंगे। अभी के लिए ये ब्रॉडर आउटलाइन ही याद रखो। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर रूफटॉप फैसिलिटीज देनी है, रूफटॉप सोलराइजेशन ऑफ 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह कम होंगे। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नहीं होता, अभी भी बहुत सारी इंडिया की पॉपुलेशन है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँची नहीं है, मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ भी ये बहुत काम करेगी आपकी सोलर का सिस्टम। सेकंड, ग्रीन एनर्जी के एरिया में काफ़ी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेना चाह रही है, ठीक है। सो ग्रीन एनर्जी हमारा टारगेट है, इंडिया ने प्रॉमिस किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो तक पहुंचेंगे, हमारी नेट ज़ीरो एमिशंस होंगी। उसके लिए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स जैसे सोलर, विंड, बायोफ्यूल, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपने प्रमोट करनी है। तो उसी के लिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दे आर थिंकिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। What is VGF? I hope you have read it in economy. Viability gap funding दी जाएगी for harnessing offshore wind energy, ठीक है। सेकंड है कोल गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन पे फोकस किया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी ताकि हम इम्पोर्टेड नेचुरल गैस CNG वगैरह पे कम डिपेंडेंट रहें। देन ब्लेंडिंग होनी चाहिए ग्रीन रिसोर्सेज के साथ। एंड फाइनली बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, जितना बायोमास हम ये स्टबल वगैरह इतना बायोमास क्रिएट कर रहे हैं, वेस्ट जो किचन वेस्ट है उन सब को यूटिलाइज किया जाए टू क्रिएट एनर्जी, वहाँ फोकस रहेगा, ठीक है। ग्रीन एनर्जी के ये ब्रॉड टारगेट है। नेक्स्ट ये अगला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज को प्रमोट किया जाएगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जाएगा। जैसे अभी तो आप प्लास्टिक लिफाफे यूज करते हैं, उसकी जगह बायो प्लास्टिक वाला लिफाफा क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली ऐसा लिफाफा जो डिग्रेड हो सके। अभी जो आपके प्लास्टिक के लिफाफे हैं वो बहुत बहुत साल लेंगे जिससे पहले कि वो ख़त्म हो, वो किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होते। जलाने से भी प्रोड्यूशन क्रिएट करते हैं, आप लैंड में अगर उसको दबाएंगे तब भी स्पेस कंज्यूम करते हैं, पानी में जाएंगे तो भी झीलों को क्लॉग करेंगे, दे आर वेरी हार्मफुल। तो उनकी जगह बायो प्लास्टिक वाली लिफाफे दे कैन क्रिएट, ठीक है। सो ऐसे बायो प्रोडक्ट्स, बायोग्रेडेबल प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाएगा। इसके लिए ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनानी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट नई स्कीम लॉन्च करेगी, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो एग्री इनपुट्स, इन सब पे फोकस किया जाएगा। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स है, बायो का मतलब ही यहाँ ये है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ऐसी चीज़ों को क्रिएट करने पे फोकस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर करने में। इसीलिए फाउंड्री और बायो मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये याद रखो, ये टर्म्स जो है यूज कर सकते हो। पूरी बायो इकोनॉमी जो है करंटली $300 बिलियन जो है इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगी, इट इज़ प्रोजेक्टेड 2030 तक, ठीक है। सो ये अगेन हमारी GDP के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। 4 E's होगी, याद रखो, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, इन्वायरमेंट, राइट। ये स्कीम इन सब को बेनिफिट करेगी इन वन वे और दी अदर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हाउसिंग पे। हाउसिंग के एरिया में भी गवर्नमेंट ने क्या कहा है, एक तो जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग PM आवास योजना है रूरल सेक्टर में, उसको एक्सपैंड किया जाएगा। सेकंड, डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो मिडिल क्लास की हाउसिंग के लिए, ये तो हाउसिंग स्कीम है पुअर लोगों के लिए, ठीक है।
अब मिडिल क्लास की हाउसिंग के लिए हेल्प की जाएगी। जैसे आप देखते हैं स्लम्स में बहुत लोग रहते हैं, राइट, दे आर कंसिडर्ड इनटू द लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए अच्छी हाउसिंग, रहने की फैसिलिटीज बनाई जाएं। ऐसे लोग जो रेंट पे रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनके लिए ये स्कीम, नई स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, राइट। सो ये हम देखेंगे कहाँ होती है, इसको अभी के लिए जस्ट फोकस में रखिए, कोई डिटेल तो नहीं है, बट ये रेफर जरूर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस करेगी गवर्नमेंट ने, ये इंडिकेट किया है, ठीक है। अगेन डिटेल्स अभी बाद में आएंगी फुल बजट में। एंड वही एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, आप कह सकते हैं मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, एंड दैट इज वेयर दिस विल बी फोकसिंग, ठीक है। नेक्स्ट एरिया है टूरिज्म, ठीक है। अब इंडिया में देखो बहुत टूरिज्म पोटेंशियल है, कल्चरल टूरिज्म की बात करो, एडवेंचर टूरिज्म, नेचर बेस्ड टूरिज्म, आप देखिए ऐसा टूरिज्म पोटेंशियल तो किसी कंट्री में नहीं होगा जैसा इंडिया में है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख ले माउंटेन्स, यहाँ पे अगर आप देख ले डेजर्ट, यहाँ पे अगर आप देख ले तो आपको पोर्ट या कोस्ट वाला बीचेस मतलब कहने का मिलेगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देख ले तो आपके पास आइलैंड्स मिलेंगे आपको, राइट। यहाँ पे अगर आप देख लिए भर भर के फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिलेगा, राइट। इतनी डाइवर्सिटी तो किसी कंट्री में है ही नहीं। ये तो हमने ज्योग्राफिकल बेसिस देख लिया, इसके बाद आप कल्चरल बेसिस देखिए, ताजमहल, कुतुब मीनार, फोर्ट्स एंड फोर्ट्स, इतने सारे फोर्ट्स, चर्चेस ही चर्चेस, टेम्पल्स ही टेम्पल्स, कोई भी धर्म नहीं है जो हमने ना छोड़ा हो, मॉस्क्स भी बहुत हैं, मुगल आर्किटेक्चर हो, जैन आर्किटेक्चर हो, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो, हिंदू आर्किटेक्चर हो, एवरी एग्जाम्पल यू कैन सी इन इंडिया। जितनी वेल्थ, टूरिस्ट वेल्थ इंडिया के पास है वो तो किसी कंट्री के पास नहीं है। स्टिल टूरिज्म सेक्टर इज हाईली हाईली अंडर यूटिलाइज्ड इन इंडिया। क्यों? इसी वजह से क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, टूरिस्ट कंट्रीज, टूरिस्ट मैनेजमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, टूरिस्ट के रेप या चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, लैंग्वेज गैप भी है। आप सिंगापुर जैसी कंट्री में जाइए, अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल, एक दिन मैं ज़रूर वीडियो भी बनाऊंगी सिंगापुर पे, यू मस्ट नो अबाउट सिंगापुर, अ ग्रेट केस स्टडी फॉर एनी ब्यूरोक्रेट, एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट ऑल्सो, ठीक है। एक छोटी सी कंट्री जिसके पास कुछ नहीं था, दे हैव बिकम वन ऑफ एन एग्जाम्पलरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इतने हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। कैसे? सिर्फ एक इंडस्ट्री जो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस की, टूरिज्म, अपार्ट फ्रॉम देयर बीइंग अ पोर्ट कंट्री ऑल्सो, बट टूरिज्म एक मेजर एरिया जिस पे वो फोकस करते हैं। वहां आपको पता है स्कूल्स में ये 2 लैंग्वेज कंपल्सरी हैं, एक है इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन दी एथनिसिटी ऑफ द पर्सन। वहां मेनली 3 एथनिसिटी के लोग रहते हैं, एक होते हैं तमिल, एक चाइनीज है, सो चाइनीज लैंग्वेज दैट इज मैंड्रिन, और एक मलय यानी कि मलेशिया या उस डिसेंट के लोग बहुत रहते हैं वहां पे। तो वहां पे बच्चों ने यही 2 लैंग्वेजेस पढ़नी है, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी ताकि वो टूरिस्ट से इजीली कम्युनिकेट कर सके, और उनकी एथनिसिटी, उनका कल्चर भी अलाइव रहे, तो उनकी मदर टंग दे विल लर्न, राइट। सो सिंगापुर ने अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। उन्होंने सब आर्टिफिशियल क्रिएट किया है, दे डू नॉट हैव दीज फॉरेस्ट, दीज पार्क्स, दीज गार्डन्स, जो इतने बड़े बड़े गार्डन्स बाय द बे जो आपने सिंगापुर अगर थोड़ा एक्सप्लोर करोगे ना, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड। हमारे पास तो सारी नेचुरल ब्यूटी पड़ी है, हमें तो कोई पैसा भी नहीं लगाना, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं उसमें से पैसा जनरेट करने के लिए। हमें सिर्फ फैसिलिटेट करना है, लोग बनाने हैं स्किल्ड, पढ़े लिखे थोड़े, जो मैनेज कर सके टूरिज्म को, बिजनेसेस क्रिएट करने हैं, बिजनेसेस को पैसा देना है, और इस सारी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है। एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग। स्टेट्स के साथ मिलके सेंटर गवर्नमेंट इस टूरिज्म के सेक्टर पे काम करेगी, ठीक है। सो इसीलिए स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू टेक अप कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेसेस सबसे पहले, फिर
हर स्टेट को, हर एरिया को रेट किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की एग्जाम्पल है ये। कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट करने के लिए रेटिंग यूटिलाइज की जाएगी। ठीक है। थर्ड, अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे ताकि स्टेट्स टूरिज्म सेक्टर में पैसा लगाएं, राइट। और फिर लक्षद्वीप पे काफी फोकस किया जाएगा, जो एक ऐसा एरिया है जो बहुत खूबसूरत है बट अनएक्सप्लोर्ड रहा है। हम खुद ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लक्षद्वीप जाते हैं, एक तो वैसे ही लिमिटेशंस हैं ही, चलो, बट हम खुद भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो इन हाउस टूरिज्म को प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लक्षद्वीप पे फोकस किया जाएगा, राइट। ये याद रखना है भाई, टूरिज्म पे अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है। देन डेमोग्राफी के एरिया में, अब देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, ऑब्वियसली वी आर द लीडिंग पॉपुलस कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, तो उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि स्पेशल कमिटी बनाई जाएगी, हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी, ताकि वो हमारी पॉपुलेशन को एक्सटेंसिवली स्टडी करे, उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है ग्रोथ के लिए, उसके लिए रिकमेंडेशंस दे सके। इसके लिए एक गवर्नमेंट डेडिकेटेड हाई पावर्ड कमिटी बनाएगी, राइट। बाकी पॉपुलेशन पे थोड़ा डाटा आप याद रखिए। ऑल्दो इंडिया सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, बट इंडिया ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए हैं। ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 भी बता रहा है, विच इज टेलिंग अस that the total fertility rate has reduced a lot over the years। अगर आप देखेंगे हमारी 5 तक होता था, हर विमेन ऑन एवरेज 5 बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, बट वी हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू रिड्यूस टू गेट इट डाउन टू 2। कुछ ही स्टेट्स अब ऐसी बची हैं, यानी कि आपकी यूपी, बिहार, मेघालय, झारखंड एंड देन मणिपुर। सिर्फ ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे 2 से थोड़ी ज्यादा, 2 से 3 के बीच में फर्टिलिटी रेट अभी भी है, यानी कि ऑन एवरेज विमेन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 2 चिल्ड्रन इन दीज स्टेट्स। बट बाकी स्टेट्स में आप देखेंगे तो इंडिया में हर स्टेट की फर्टिलिटी रेट इज 2 और 2.1 के बीच में ही रहेगी, राइट। दीज आर द ओनली फ्यू स्टेट्स लेफ्ट। तो मतलब इंडिया काम तो काफी कर रहा है इस एरिया में, आप ये डाटा लिख के रख सकते हैं। साउथ की स्टेट्स में सबसे ज्यादा कंट्रोल हुआ है, 26% से इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को 21% तक रिड्यूस कर दिया है। एट इंडिपेंडेंस 1950 में देखेंगे तो 26% इनका शेयर था पॉपुलेशन में, अब वो 21% रह गया है, राइट। सो दे हैव वर्कड अ लॉट इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। बाकी स्टेट्स को भी कैचअप करना है, क्योंकि इन्होंने अच्छी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, इस वजह से विमेन आर एडुकेटेड, पीपल आर एडुकेटेड, सो माइंडसेट बदल जाता है, ठीक है। सो वो बेटे की प्रेफरेंस या फॉर वेरियस रीजंस जिस वजह से बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो सब यहाँ कंट्रोल किए गए हैं सदर्न स्टेट्स में, राइट। सो ये आप डाटा लिख के रखिए, काम आएगा। जहाँ जहाँ जो डाटा है, देखिए ये सारी, आई नो कि डिटेल्ड एक भी टॉपिक पे यहाँ डिस्कशन नहीं हो पा रही है, बिकॉज हम बजट डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक आपको खुद प्रिपेयर करने हैं, जो भी सब्जेक्ट में वो फॉल करते हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे, जो अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, दे कैन कंप्लीट इट, ठीक है। और अगर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अवर फुल कोर्स फॉर पीसीएस, ठीक है। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो भी यहाँ हमने टॉपिक्स डिस्कस किया है वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो आप वो फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी रन कर रहे हैं, पंजाब पीसीएस की टेस्ट सीरीज, पंजाब के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा जिसमें आई विल बी योर गाइड फॉर योर प्रिपरेशन टाइम पीरियड, एंड अवर क्रैश कोर्स फॉर पॉलिटी। बहुत सारे बच्चे इस साल यूपीएससी दे रहे हैं, पॉलिटी को सिर्फ 10 क्लास में कैसे दिमाग में बिठाना है, दैट इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस कोर्स। डू कंसिडर ज्वाइनिंग इट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इस नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं इफ़ यू फेस एनी इशू। हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, विल बी देयर टू असिस्ट यू, राइट। सो दिस इज देयर। नेक्स्ट है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल्स दिए हैं? हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस को एक्सपैंड किया जाएगा। गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट मोर क्वालिटी मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। इसके बाद गर्ल्स में, देखिए विमेन में 2 टाइप के कैंसर्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विकल कैंसर।
राइट। सो यहाँ पे सर्विकल कैंसर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। छोटी बच्चियों के 9 to 14 ईयर्स की एज पे ही सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो है लड़कियों को दी जाएगी। राइट। ये जो कैंसर है बेसिकली एक वायरस से क्रिएट होता है, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस क्रिएट करता है ये आपका सर्विकल कैंसर जो विमेन में देखा जाता है। उसको अर्ली स्टेज पे ही प्रिवेंट किया जाएगा बाय इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीनेशन। राइट। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन के एरिया में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसकी डिटेल स्टडी करनी है आपको थोड़ा कि सर्विकल कैंसर होता क्या है एंड ऑल दैट। राइट। नेक्स्ट क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम जो है उसको एक्सपैंड किया जाएगा, यानी कि अपने इंडिया में जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह है उनको रिफॉर्म, रिफर्बिश, एक्सपेंशन, ये सब पे फोकस किया जाएगा। द न्यू विन प्लेटफॉर्म इम्यूनाइजेशन के लिए ये एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं कंट्री में। इसकी अगेन कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, इसको पूरी कंट्री तक पहुंचाना। अभी तक हर स्टेट में, हर विलेज में ये नहीं पहुंची है, बट इसको पहुंचाने पे फोकस किया जाएगा। देन आयुष्मान भारत स्कीम की कवरेज को बढ़ाया जाएगा। अभी तक तो पॉवर्टी इसका क्राइटेरिया रहा है, बट अब जो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि आशाज, आंगनवाड़ीज एंड अदर हेल्पर्स जो है, उनको भी आयुष्मान भारत स्कीम में लाया जाएगा। दिस इज बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हम सब ने स्पेशली कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंसेस ले लिए हैं, है ना। सो हमें उसका प्रीमियम हर साल भरना पड़ता है। इट कैन वेरी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 5,000 to 15,000 डिपेंडिंग ऑन एज, कंडीशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वही इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है। 5 लाख का कवर इसके अंडर मिलता है। राइट। सो दैट इज व्हाट विल बी एक्सपैंडेड। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट्स विजन इज, ठीक है। सो ये ब्रॉड जो इंपॉर्टेंट एलोकेशंस इस इंटरिम बजट में हुई हैं वो है। ये फाइनली आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को देख सकते हैं, एलोकेशन क्या क्या हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा एलोकेशन है, जैसे मैंने आपको, काफी कंसर्निंग है बट कुछ कर नहीं सकते हैं। इंडिया इज प्लेस्ड सच दैट इंडिया हैज टू स्पेंड 4 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट इट विल बी इंक्रीज्ड दिस ईयर टू 6 लाख करोड़, ठीक है। पिछले बजट में 4 लाख करोड़ एलोकेशन था, अब ये 6 लाख करोड़ होगा। सबसे बड़ा फायदा इसका किसको होगा? फ्रांस को। ऐसे ही थोड़ी मैक्रो साहब इतनी देर हमारे रिपब्लिक परेड में बैठे थे। ये सारा पैसा, सारा नहीं तो मेजॉरिटी पार्ट फ्रांस से जो हम खरीदारी करेंगे वहीं जाने वाला है, ठीक है। सो अब जर्नली देख सकते हैं, इसका वैसे कुछ ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू इनोवेट। इसको डाटा को आप याद रख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री हाईएस्ट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे रोड, रेलवेज, राइट। देन आपकी एग्रीकल्चर में आप कह सकते हैं सब्सिडी वाले एरिया, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया की मिनिस्ट्री को पैसा जाएगा। देन आपका होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, पुलिस वगैरह का लोकेशन वो यहीं से जाती है, राइट। देन डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर्स, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इस तरीके से प्रोसीड करेगा, राइट। सो दीज आर द मेजर फाइंडिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए। एक्वा पार्क्स इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड रेवोल्यूशन पे जो हम फोकस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, सर्विकल कैंसर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेलवेज के 3 कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीप टेक्नोलॉजी की टर्म इंपॉर्टेंट है, राइट। इन सब एरियाज को याद रखने की कोशिश करो, डेडिकेटेड नोट्स बनाओ। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, you can reach out to us. That is all for today. Thank you so much for joining.